जय जैन। जय जिनेन्द्र प्रियांशु। तो प्रियांशु, आप होमवर्क में बहुत गलतियां करते हो यार। तुम दोनों के लिए कौन सा वर्ड है प्रियांशु? युवम। क्या है? युवम। युवाम। हम्म। और आप क्या प्रयोग करते हैं? आपने आज क्या प्रयोग किया है? युवाम। फिर से देखिए, जो वाक्य आपने मुझे भेजे हैं शुभांशु के नाम से आप ही भेजते हैं ना? हाँ आप देखिए उनमें क्या लिखा है आपने। ठीक है भैया जी। भाई साहब, आवाम आवाम लिख रखा है आपने। भैया जी देख के बता रहे। क्यों, जब लिख रहे थे तब ध्यान नहीं था क्या? तबीयत ठीक नहीं है भैया जी। तबीयत ठीक नहीं है इसका? उस दिन से बीमार। लिखने। भाई साहब, चलो ठीक है भाई, बोलो भाई, यार जाओ। भाई आपने तो हद ही, कंफ्यूजन हो गई थी बहुत। नहीं आपकी तो हद ही हो गई। मतलब आपको याद नहीं है क्या? पठती पठता पठंती पठसी पठता नहीं, पठत। मैं तो पूरे याद है। पूरे याद है तो तुम के साथ किसका यूज करना होता है? भाई साहब, पठसी पठसी आएगा वहां, ट्वेम के साथ सी तो तुमने आएगा। क्या लिख रखा है? तुमने क्या लिख रखा भाई है? साहब, पठ भाई साहब, रख। उसमें ऐसे ऐसे भी आ गए थे ना भाई साहब, बुक करता है तो उसमें कंफ्यूजन हो गई थी। कंफ्यूजन है? कोई काम ही नहीं है, कहाँ कंफ्यूज हुई मुझे बताओ जरा। भाई तो मैं 1 मिनट खोल के बता। बोलो बोलो। अनिका, जी भैया। आपने जो गा वाले जो वाक्य थे, तुम लोग वाले जो वाक्य थे, वहां पे नराह नराह का प्रयोग किया है सबने? सर मेरे भैया को लगा जी जैसे आपने कल बोला था कि वो 2 राजा के लिए, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी उसमें। नहीं नहीं, वहां जो गा नंबर पे वाक्य है कि तुम लोग जाते हो, तुम लोग खाना खाते हो, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, तो वहां तुम लोग के लिए आपने सभी वाक्यों में नराह नराह का प्रयोग किया है। हाँ वही सर भैया, मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी। वो जो आपने नरा बोला था ना, 2 राजा के लिए नरा, तो उसके साथ उसकी तरह। दो राजा के लिए नृप शब्द है और नृपऊ आएगा। हाँ उन अभी कोई कंफ्यूजन, गलती क्या थी समझ में? नहीं। हाँ अब भैया जी एक डाउट है। करता। भैया जी इतने दिन हो गए आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में अटेंड करते हुए, अभी तक आपको समझ नहीं आया कि कब आपको म्यूट करके रहना चाहिए, कब नहीं करके रहना चाहिए है? मतलब यहाँ तो मेला लगा दो आप लोग, अगर आप लोगों को खुला हुआ छोड़ दो तो। भैया जी करता है किसी। हाँ बोलो भाई प्रेरक। भैया जी करता है किसी वर्ड में है तो रक्षसी करोसी, करोसी नहीं होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि रक्षसी का मतलब ही है रक्षा करता है, तो उसमें करता है का अलग से अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, रक्षसी के बाद फिर करोसी इस प्रकार का प्रयोग किया है, रक्षत के बाद कुरुथ ऐसा प्रयोग किया है। उसकी जरूरत ही नहीं थी ऐसा कुछ करने की। ठीक है। समकित, आपका क्यों नहीं आया होमवर्क? आया तो भेजिए मैंने। किस नाम से भेजा? सब कुछ दे। अंकित जैन नाम से तो नहीं आया मेरे पास अभी तक। भाग भेजे तो। जो 21 तारीख वाला है उसी में भेजना, किसी और में भेज दिया? 22 तारीख यहाँ वाला, ये मेरे ही वाला। 22 तारीख वाला जो है उसी में भेजा है ना? हाँ नहीं, मेरे पास नहीं आया। आप किस आईडी, जो आप जिस आईडी से आपने लॉगिन किया था गूगल क्लासरूम में, उसमें आपका ही नाम डला है या आपके घर वालों में से किसी का नाम डला है? मेरा पापा को सलमती है। हाँ, पापा का होगा सलमती है। सनमति जैन, हाँ सनमति जैन नाम से आया है बिल्कुल। तो ये मुझे पता, मुझे तो और पता था कि सनमति जैन नाम से आप हो। और ठीक है।
हाँ, तो आपका होमवर्क मैंने आपको रिटर्न ही किया है ना, रिटर्न किया है, इसका मतलब कि ये आपको फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पता नहीं आपको समझ नहीं आया है संकेत या क्या बात है। जैसे वाक्य अगर है कि तू भोजन पकाता है, तो इसको आपने लिखा है त्वम भोजनम पक। तो समझ में आया, पकाने के लिए कौन सा शब्द? हाँ, पकाने के लिए कौन सा शब्द है? पकाने के लिए भाई वो 25 शब्द जो होते हैं ना संकेत, फर्स्ट पेज में 25 वर्ड होते हैं ना, उसमें देख लेते आप। पच धातु आपको दी हुई थी, आपको पता है उनके रूप कैसे चलेंगे? पचति पचतः पचंती, पचसी पचतः पचथ, पचामी पचावः पचामः। तो बताओ त्वम के साथ किसका यूज करेंगे? जैसे तो पचंती, त्वम के साथ पचंती। आज क्लास पचता, अभी क्लास के बाद रुकेंगे आप, है ना? सब लोगों के जाने के बाद, क्लास के होने के बाद, जब मैं लास्ट में वहाँ के लोगों को समझाता हूँ ना, तब रुकेंगे आप। ठीक है, और किसके होमवर्क के बारे में बात करनी है? ठीक है, बाकी सभी लोगों ने तो लगभग ठीक किया है। वृषभ, आपका होमवर्क नहीं आया है। मैंने डाला तो पंडित जी। किस नाम से डाला है आपने? ऋषभ वानरे। नहीं, आपका नहीं आया है मेरे पास। मैं पर्सनली ग्रुप पर डालू क्या पंडित जी? गूगल क्लासरूम पे भेजा था। हो हो हाँ पंडित जी। तो आप की जो आईडी है वो आपके ही नाम से है या आपके घर में से किसी से है? नहीं, मेरे ही नाम से। नहीं, तो आपका तो मेरे पास अभी तक नहीं आया है। एक तनुज जैन है। तनुज जैन कौन है भाई? तनुज जैन के नाम से कौन होमवर्क डाल रहा है? कंटिन्यू होमवर्क डाल रहे हैं, लेकिन कौन है मुझे पता नहीं है। हैंड रेज करेंगे, बाकी लोग नीचे कर लो। तनुज जैन के नाम से जो डाल रहे हैं वो बस अपना हैंड रेज रखें। अच्छा, देवांश आपका है क्या? हाँ भैया जी। ठीक है, आप कंटिन्यू होमवर्क कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो करेक्शन में हाँ उसमें करता हूँ वो देख लेते हैं आप बाद में। हाँ भैया जी, देख लेते हैं। हाँ, तो आज जो मैंने बहुत सारी जगह रेड रेड किया है, आपकी सबसे बड़ी हाँ दिक्कत ये है कि आप कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं लगाते हैं। जैसे वाक्य है कि वह विद्यालय जा रहा है, तो आप क्या करते हैं? सह विद्यालयः गच्छति, ऐसा कर देते हैं। अब आप बताइए विद्यालय शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या होगी? विद्यालय। द्वितीय विभक्ति, विद्यालय शब्द की द्वितीय विभक्ति। विद्यालयम भैया जी। विद्यालयम होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जहां जहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है वहां द्वितीय कीजिए। सब जगह मार्क किया है मैंने आपके में। भैया जी, इसमें क्या है, तुम लोग पत्र लिखते हो। तो तुम लोग के लिए क्या वर्ड है हमारे पास? युवम। यूयम। ठीक है, कर्म क्या है? पत्रम, पत्र है भैया जी। पत्र एक ही है तो पत्रम, यूयम पत्रम। अब यूयम के साथ क्रिया कौन से वचन और कौन से पुरुष की आएगी? लिखसी आएगी भैया जी। यूयम, यूयम के साथ यूयम कौन से वचन में है? युवम मध्यम पुरुष में है और बहुवचन है। बहुवचन पे। हाँ, तो लिखसी, लिखत। लिखतः, लिखथ। हाँ भैया जी। ठीक है, तो इसका ध्यान लिखते टाइम रखा करो। आप लिखते कोशिश अच्छी की है आपने, थोड़ी बहुत लिखने में आपकी गलतियां हो जाती हैं। एनी, एनी नहीं सुन रही है। ध्रुव, हाँ भैया जी, जय आपका जिनेन्द्र। होमवर्क नहीं आ रहा है कंटिन्यूअसली। भैया जी हम कर नहीं पाते, हम दुकान पर रहते हैं इसलिए। चलिए, अब इसमें तुम्हें क्या ही करूँ पर। ये तो आपको समझना चाहिए और आपके घर वालों को समझना चाहिए। कोई बात नहीं। आर्यजन जैन सोनगढ़। भैया 2 दिन से मैं नहीं कर पाया, वो मैं द्रोणगिरी गया था ना, हाँ, इसलिए। तो ये 2 दिन का कब आएगा? हाँ भैया, कल तक आ जाएगा। ठीक है। गायक आज आपका भी नहीं आया।
पंडित जी वो थोड़ा सा शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा। आपको शब्द का अर्थ आपने मुझे मैसेज करके पूछा कि बताइए भैया जी पंडित जी पत्र शब्द का द्वितीय द्वितीय द्विवचन क्या होगा। तो आपको इतना तो खुद ख्याल में आना चाहिए ना कि पत्रम शब्द है, फलम शब्द की तरह रूप चलेंगे, तो पत्रम पत्रे पत्राणी ऐसे रूप चलेंगे। इतनी छोटी छोटी सी बातें थोड़ी पूछने की जरूरत होती है। हाँ वो पता चल गया। ये हाँ, और बाकी जो शब्द थे प्रणाम के लिए क्या हो? प्रणाम के लिए आपको धातु वहां पे दी हुई है। मैंने आपको सबको कह रखा है, अभी फिर से कह रहा हूँ, जब भी आप अभ्यास करने जा रहे हैं सबसे पहले जो 25 शब्द आपको दिए हुए हैं उनको कंठस्थ कर लें। ठीक है, उसमें कौन से शब्द का क्या अर्थ दिया हुआ है उसको कंठस्थ कर लें। फिर कोई भी शब्द आपको यहाँ वहां खोजने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है गायक, कल से सबसे पहले वो 25 वर्ड अच्छे से याद करो और उसके बाद आगे बढ़ो। चलिए एक एक वाक्य की चर्चा मैं संभवतः कल तक करूंगा, अगर क्योंकि अभी जिन लोगों का होमवर्क आना बाकी रह गया है वो कल तक भेज देंगे, तो एक एक वाक्य की चर्चा तो मैं कल करूंगा। अभी एक जो कॉमन वाक्य जो शायद सबको परेशान कर रहा होगा उसकी बात करेंगे। उसके पहले संयम ना के अनम्यूट करिएगा। जी भैया जी। भाई आपका नेटवर्क अभी भी ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं भैया जी, आपको मैसेज डाला अभी तो नहीं हो पा रहा है। आपको होमवर्क भी भेज रहा था तो होमवर्क नहीं जा रहा है। ऐसा कौन सा एरिया है जहां आप रहते हैं? ये थोड़ा टाउन एरिया है ना, तो ये रोड का काम चल रहा है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। इस टाइम पे बहुत बढ़िया चलता है आपका नेटवर्क, बाकी टाइम क्या करता है आपको समझ नहीं आता। रोज का ये सुबह की क्लास में भी थोड़ा अटक अटक के चलता है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप बता रहे हैं ऐसा ही होगा, मान लेता हूँ ऐसा ही है। ठीक है कोई बात नहीं, बाकी ठीक है। आदि ने बता दिया था कि आ जाएगा उसका 1-2 दिन में। अतिशय जन सोनगढ़। भैया कल मैं क्लास में नहीं आ पाया था तो होमवर्क समझ में नहीं आया था। अच्छा ये तो कल की बात, उससे पहले का भी समझ में नहीं आया? नहीं, उसके पहले तो पूरा भेजा भैया। अच्छा पहला अभ्यास भेजा था आपने? हाँ चलिए ये कर लेना। ठीक है अब मैं बात करता हूँ जो अभ्यास में एक वाक्य शायद सभी को परेशान जिसने किया होगा, वो वाक्य था तुम राज्य की रक्षा करते हो या तुम सब राज्य की रक्षा करते हो। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भैया यहाँ पे राज्य की है ना, राज्य की ऐसा लिखा हुआ है, और हमने जो पढ़े हुए हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध में हमने पढ़ा है का के की और रा रे री। ठीक है, तो अब आपकी शंका वहां पे हो सकती है कि भैया संबंध में आएगा का के की तो वहां राज्य में षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए। तो उसका समाधान ये है कि उस वाक्य को आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप षष्ठी लगा के बनाना चाहते हैं तो षष्ठी लगा के भी बनेगा और द्वितीया से भी बनेगा, लेकिन सुनिए कैसे बनेगा। सबसे पहले षष्ठी वाले की बात कर लेते हैं, किसी से बात करते करते कर लेते हैं। अभिषेक अनम्यूट करिए अपने आप को। ठीक है, बाकी लोग भी सुनना ध्यान से जो मैं पूछ रहा हूँ और जो ये आंसर दे रहे हैं। तुम राज्य की रक्षा करते हो, इस वाक्य में कर्ता क्या है? तुम राज्य की रक्षा करते हो। तुम इस वाक्य का कर्ता हो गया। क्रिया क्या है? रक्षा करने की। रक्षा करते हो। देखिए अभी मैंने इनसे पूछा क्रिया क्या है तो इन्होंने उत्तर दिया रक्षा करता है। तो अब मेरा कहना यहाँ पे यही है कि जब आप रक्षा करता है ये पूरी क्रिया लेते हैं, रक्षा करता है ये पूरी आपने क्रिया ली, इसके लिए आप क्रिया का यूज करेंगे रक्षति अथवा त्वम के साथ रक्षसी। ठीक है, अब आप पूछेंगे भाई किसको रक्षता है? देखिए रक्षसी का आप अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो रक्षसी का हिंदी अनुवाद होगा रक्षता है। सुनना ध्यान से, रक्षसी का हिंदी अनुवाद जो होगा वो होगा रक्षता है। पठती का मतलब होता है पढ़ता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पढ़ाई करता है। दो वाक्य मैं बोल रहा हूं, पढ़ता है और पढ़ाई करता है, लिखता है और लिखाई करता है। ये दो वाक्य अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों को हम मिला देते हैं। पढ़ाई करता है को मिलाकर हम कह देते हैं पढ़ता है। वही बात यहाँ पे भी है, रक्षा करता है इसको मिला दें अगर तो ये बनेगा रक्षता है, रक्षता है। ठीक है,
अब आप पूछेंगे किसको रक्षता है, तो आपका उत्तर आएगा राज्य को रक्षता है। तो राज्य यहाँ हो जाएगा आपका कर्म, तो वाक्य बनेगा त्वम राज्यम रक्षसी। अब एक काम करते हैं, रक्षा को अलग कर देते हैं और क्रिया सिर्फ लेते हैं करता है। ठीक है, अभी हमने क्रिया क्या ली, करता है। अब वृषभ, हाँ बोलो पंडित जी। अभी हम सिर्फ क्रिया ले रहे हैं करता है। अब आप पूछेंगे क्या करता है, तो क्या उत्तर आएगा, रक्षा। रक्षा करता है। तो अब कर्म क्या हो गया, कर्म राज्य ही हुआ। नहीं भाई, क्या का जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा ना। अब क्या के उत्तर में रक्षा आ रहा है, तुम। आपके पीछे जनगणमन चल रहा है थोड़े से बदले हुए स्वाद में। चलिए एनी, हाँ अभी मैंने ये कहा कि अगर हम रक्षा करता है इसको मिला के इतनी ही क्रिया लें, रक्षता है क्रिया जब लेते हैं और फिर हम पूछते हैं किसको रक्षता है, तो उत्तर आता है राज्य। तो यहाँ पे कर्म है हमारा राज्य। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि रक्षा को अलग कर दो और करता है को अलग कर दो। ठीक है, रक्षा करता है ऐसा अलग अलग कर दिया हमने, अब क्रिया हो गई करता है। तो यहाँ अब हम पूछेंगे क्या करता है, तो उत्तर क्या आएगा, रक्षा। रक्षा। तो अब कर्म क्या हो गया, करता है। कर्म क्या होगा, रक्षा। रक्षा। अब फिर प्रश्न होगा किसकी रक्षा, तो उत्तर आएगा राज्य की रक्षा। ठीक है, तो अब रक्षा जो है हमारा कर्म हो गया, तो अब कर्म में अब रक्षा में आ जाएगी द्वितीय विभक्ति और राज्य में आ जाएगी षष्ठी विभक्ति। तो वाक्य हो जाएगा त्वम राज्यस्य रक्षाम करोसि। तो वाक्य बनेंगे। चलिए मैंने इसका लिखा भी था तो यहाँ लिख के ही बता देता हूँ जिनको समझ में अभी भी नहीं आ रहा हो। आज YouTube पे नहीं किया, ये है, मैंने हेडिंग इसकी दी है 2 प्रकार से अनुवाद। मतलब ये जो वाक्य आपका था इस प्रकार के 1-2 वाक्य थे, तुम फल की रक्षा करते हो, तुम सब राज्य की रक्षा करते हो। मैं एक को ही समझा दे रहा हूं तो इससे आप बाकी भी समझ जाएंगे कि तुम राज्य की रक्षा करते हो, इस ऐसा वाक्य है। अब मैंने क्या किया, पहली बात मैंने ये कही कि रक्षा करते हो इसको अगर हम मिला दें, जैसे पढ़ाई करते हो इसको मिला दें तो हम कहते हैं पढ़ते हो, लिखाई करते हो इसको अगर हम मिला दें तो हम कहते हैं लिखते हो। ऐसे ही रक्षा करते हो इसको हम अगर मिला दें तो वो बन जाएगा रक्षते हो। अब हमने क्रिया ली है रक्षते हो, प्रश्न पूछिए किसको रक्षते हो, उत्तर आएगा राज्य को रक्षते हो। तो जब हम रक्षा करते हो ये पूरी क्रिया लेते हैं तब हमारा कर्म होता है राज्य। इसलिए ये जो वाक्य बनता है त्वम राज्यम रक्षसी, ये वाक्य सही हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पे ध्यान देंगे करते हो क्रिया लेने पर, है ना, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है कि करते हो क्रिया लेने पर जो रक्षा है वो कर्म हो जाती है ना। आपने अभी कर्म क्रिया ली थी रक्षा करते हो, अब हम क्रिया सिर्फ ले रहे हैं करते हो, इतनी ही क्रिया हमने ली। पूछिए किस क्या करते हो, तो अब उत्तर आ जाएगा रक्षा करते हो। तो इस कंडीशन में रक्षा जो है वो कर्म बन जाएगा और राज्य में फिर आप षष्ठी लगा सकते हैं। तो जो दूसरे नंबर का वाक्य है ये वाक्य सही हो जाएगा त्वम राज्यस्य रक्षाम करोषि। यहाँ ध्यान रखेंगे करोषि है, करोषि नहीं है, षटकोण वाला सा आएगा। तो ये दोनों ही वाक्य ठीक हैं, त्वम राज्यम रक्षसि और त्वम राज्यस्य रक्षाम करोषि। ऐसे ही त्वम फलम रक्षसि, त्वम फलस्य रक्षाम करोषि। ये दोनों ही वाक्य यहाँ पे ठीक होंगे। ये एक ही वाक्य था जहां आपको दिक्कत हुई होगी, बाकी मैं नहीं समझता कहीं आपको दिक्कत हुई हो। एक शायद से 14वें नंबर का वाक्य था, अभी मैं पूरी पीडीएफ शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल हम एक एक वाक्य को डिस्कस करेंगे। वहां क्या था कि बाकी सारे वाक्य थे तुम दोनों करते हो, तुम दोनों करते हो, और फिर अचानक से आ गया आप दोनों। तो बहुत से लोगों ने फ्लो में क्या कर दिया, आप दोनों का अनुवाद भी युवाम कर दिया, है ना, तो वो गलत हो गया। आप दोनों के लिए हम यूज करेंगे भवन्तौ। भवान मतलब आप,
भवन्तौ आप दोनों, और भवन्तः आप सब। ये हुई उसकी बात। और कोई वाक्य अगर किसी को परेशान कर रहा हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। वैसे कल हम एक एक वाक्य की डिटेल में क्या है यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं इसलिए रुका हुआ हूँ कि जिन लोगों का अभी होमवर्क आना बाकी रह गया है उनका आ जाए, तो फिर कल हम उसको डिस्कस करें। बोलो भाई सिंघई जी क्या कह रहे हो? भाई साहब मैं अपना होमवर्क कल भेज दूंगा। भाई साहब तुम लोग वाला में क्या है? तुम लोगों के लिए हमारे पास तुम सब ये दोनों एक ही सेम है बात क्या? एक ही बात है, बिल्कुल। भाई साहब मैं कल भेज दूंगा करके अपना होमवर्क। ठीक है भाई साहब चलिए। भूल गया था वो। बस हो गया, मुझे पूछ देना, समझ गया मैं। हाँ, आज के लेसन पे हम चलते हैं। आज मैं सोच रहा था कुछ नया पढ़ेंगे, चलिए नया ही पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पुराना पढ़ेंगे और फिर नया पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने फल शब्द और राम शब्द, अथवा मैं ऐसे कहूं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द और अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों की सभी विभक्तियों के एक वचन और द्विवचन याद कर लिए हैं। आज मैं आपको बहुवचन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उनको भी याद करना है। और कल के लिए और कुछ होमवर्क नहीं दूंगा, सिर्फ यही है, तो ये देख लो एक बार। ठीक है, ये रहा बहुवचन। एक वचन और द्विवचन आप पहले याद कर चुके हैं, बहुवचन की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। बहुवचन क्या होगा? रामाह, रामान। ये रामाह और रामान तो आपको पहले ही याद हो चुके हैं, है ना। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति आपने पूरी की थी। रामः रामौ रामाह, रामम रामौ रामान। तो ये दो तो आपको पूरे याद ही हैं, रामाह रामान। तृतीया में हो जाएगा रामैः। चतुर्थी और पंचमी में एक ही है, रामेभ्यः रामेभ्यः। षष्ठी हो जाएगा रामाणाम। सप्तमी रामेषु। और संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति में है वही संबोधन में हो जाएगा। तो रामाः रामान रामैः रामेभ्यः, रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। साथ में बोलते चलेंगे, दो तीन शब्दों के मैं बोल रहा हूँ। जनक शब्द को लेके चलें। जनकाः जनकान जनकैः जनकेभ्यः, जनकेभ्यः जनकानाम जनकेषु हे जनकाः। ठीक है, यहाँ जनका नाम नहीं होगा, जनका नाम होगा। क्यों, ये मैं काफी एक्सप्लेन कर चुका। बालक को लेके चलें। बालकाः बालकान बालकैः बालकेभ्यः, बालकेभ्यः बालकानाम बालकेषु हे बालकाः। ठीक है। वृषभ। बोलो पंडित जी। कोई एक शब्द लेकर बहुवचन बोलिए, अकारांत पुल्लिंग का कोई शब्द लेकर बहुवचन बोलिए, देखकर ही बोलना है। देव शब्द लिया मैंने, वो बोल रहा हूँ। देवाः देवान देवै देवै देवेभ्यः देवेभ्यः देवानाम देवेषु हे देवाः। बराबर, ठीक है। और ये हुई पुल्लिंग की बात। नपुंसक लिंग में कुछ नहीं करना है। नपुंसक लिंग आपको याद हो गया। कैसे याद हो गया? वही बाई वन गेट वन यहाँ भी चलेगा। तृतीय विभक्ति से लेके आगे तक जो पुल्लिंग के रूप होते हैं वैसे ही नपुंसक लिंग के रूप भी वैसे ही होते हैं। बस प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बदल जाएगी। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में क्या बदलेगा तो वो आपको याद है। आपने याद किया है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो प्रथमा विभक्ति में भी फलानी है, द्वितीय विभक्ति में भी फलानी है। दिखा देता हूँ ये भी एक बार। ये रहा, फलानी फलानी फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः फलानाम फलेषु हे फलानी। यहाँ तृतीया से लेके सप्तमी तक जो आपका पुल्लिंग में है वही नपुंसक लिंग में है, और प्रथमा और द्वितीय आप पहले ही याद कर चुके हैं। तो फलानी फलानी फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः फलानाम फलेषु हे फलानी। अरिहंत। किसी एक शब्द को लेकर, नपुंसक लिंग का कोई एक शब्द लेकर उसके रूप बोलिए। भैया जलन शब्द। ठीक है, बोलिए। जलानी जलानी जलाई जलेभ्या जलेभ्या जलानाम जलेसु हे जलानी। हे जलानी, ठीक है। तो ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्द आपको पूरे याद हो गए, सभी लोगों को
प्रथमा विभक्ति पहले याद करा दी थी, द्वितीय विभक्ति भी पहले याद करा दी थी, विभक्ति नहीं सॉरी, एक वचन की सारी विभक्तियां, द्विवचन की सारी विभक्तियां और बहुवचन की सारी विभक्तियां आज आपने देख ली हैं। कल तक आप याद भी कर लेंगे। हम और थोड़ी प्रैक्टिस करते, लेकिन आज कुछ और पढ़ना है हमें, तो इस पे हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। आप लोगों को याद करना ही है, वैसे भी तो याद कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, ठीक है। कहाँ गई संख्याएं? चलो भाई, ये आज 20 तक ही सीखते हैं, फिर 20 तक क्या 10 तक ही सीखते हैं संख्याएं, और इन संख्याओं से हमें क्या सीखना है वो भी आज सीखेंगे। देख लेते हैं क्या है भाई। ये एक है, एक को हम कहेंगे एकम, दो को कहेंगे द्वे, तीन को कहेंगे त्रीणी, चार को कहेंगे चत्वारि। मेरे साथ बोलेंगे ज्ञायक, ठीक है, ज्ञायक, और बाकी सब भी म्यूट रह के बोलते चलें। एकम, एकम, द्वे, द्वे, त्रीणि, त्रीणि, चत्वारि। चत्वारि। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। ठीक है, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, 4 तक हो गया। ये है पंच, 5 को कहेंगे पंच, 6 को कहेंगे षट, षट, 7 को कहेंगे सप्त, 8 को कहेंगे अष्ट, 9 को कहेंगे नव। यहाँ ध्यान ये रखना है कि सिर्फ एकम शब्द जो है यहाँ पे आपको अनुस्वार लगा दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में ना तो अनुस्वार है और ना ही विसर्ग है। तो ये गलती लिखने में कभी मत करना, द्वे के बाद विसर्ग लगा दिया, त्रीणी के बाद विसर्ग लगा दिया, चत्वारी के बाद विसर्ग लगा दिया, या सप्त अष्ट के बाद विसर्ग लगा दिया, कहीं भी विसर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। एकम द्वे त्रीणी चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव। यहाँ ये ध्यान रखना है, 6 के लिए हम कहेंगे षट, यहाँ टा जो है वो हलंत है, हलंत मतलब वो नीचे वो लगेगा, इसको आधा अक्षर जो आप कहते हैं ना, षट। तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव। सर्वज्ञ बोलिए। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षष्ट सप्त अष्ट नव। षष्ट नहीं है, षट। षट। और किसी से बुलवा लेते हैं। प्रियांशु बोलिए। एकम द्वि त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव। द्वि नहीं है, द्वे है, ठीक है। चलिए, ये तो हुई 9 तक की बात। आगे चलते हैं, 15 तक तो आज सीख ही लें ताकि उसका हम प्रयोग भी कर सकें। 20 तक सीख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 10 कहाँ गया भाई? 10 को बैक कर दिया, चलो कोई बात नहीं। 10 को कहेंगे दश, यहाँ एकादश में जो दश लिखा हुआ है वही है दश, तो दश मतलब 10। अब इसके आगे बहुत आसान हो जाता है, आपको पता चला गया एकम, एक को एक कहेंगे और 10 को 10 कहेंगे। अब 11 में क्या होता है, 10 + 1 10 + 1 होता है ना, तो उसको हम कह दिया एक 10, एकादश। फिर 2 और 10 तो हो जाएगा द्वादश, 3 और 10 त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। यहाँ ध्यान रखना, षटदश नहीं होता, ये होता है षोडश, ठीक है। यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं, तो इसका ध्यान रखना, षटदश नहीं होता, होता है षोडश। सप्तदश, अष्टादश, यहाँ ध्यान रखना, अष्टदश नहीं होता, अष्टादश होता है, अष्टादश। नवदश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश आदि। बोलिए एक बार। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश। नवदश, ठीक है।
तो ये 9-10 तक सीख ली। यहाँ और देख लेते हैं। 10 को कहा हमने कि 10 कहेंगे, 20 को कहेंगे विंशति। भाई 19 को हमने कह दिया 9-10, वहां तक सीख ली। 20 को कहेंगे विंशति, और इस 20 के बाद की संख्या जो है वो हम बाद में सीखेंगे, अभी 20 तक काफी है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये इसका हमें थोड़ा सा और क्या प्रयोग कर सकते हैं संख्या का। अभी तो हमने संख्या सीख ली, लेकिन इसका प्रयोग और क्या करना है देखिए। इसका प्रयोग करेंगे हम समय बताने में। ये क्या हो गया, तो ये जो संख्याएं हमने सीखी, इन संख्याओं का प्रयोग हम करेंगे समय बताने में। आपसे पूछा जाए भैया अभी क्या समय हुआ है, मैं पूछूंगा कह समयः इदानीं, कह समयः अस्ति, अभी क्या समय है। तो जो भी समय है, एक तो संख्या होगी कोई, 5 बजे होंगे, 4 बजे होंगे, तो उसके लिए आपने वर्ड पढ़ लिए अभी। 1 बजा है तो एकम, 2 बजे हैं तो द्वे, है ना, द्वि, 3 बजा है तो त्रीणी। अब बजे, इसके लिए शब्द जो है हमारे पास वो है वादनम। ठीक है, तो अगर 1 बजा हुआ है तो आप कहेंगे एक वादनम। यहाँ पे 5 बजे हुए हैं तो उसको हम कह देंगे पंचवादनम। अभी इसको थोड़ा सा गौण करते यहाँ चलते हैं। 5 को कहेंगे पंचवादनम, 6 को कहेंगे षड्वादनम, 7 सप्तवादनम, 8 को कहेंगे अष्टवादनम, 9 नववादनम, 10 वादनम, 11 वादनम। ये क्या हो रहा है बार बार आज, विघ्न आ रहे। हाँ, 11 वाद, कहाँ तक पहुंचे थे, 11 वादनम, 12 वादनम। ठीक है, अभी चलिए यहाँ से किसी से पूछ लेते हैं बिना दिखाए। आयुष, जी भैया जी। 6 बजे होंगे तो क्या कहोगे, षट्वादनम। षड्वादनम। 8 बजे होंगे तो क्या क्या कहोगे, अष्टवादनम। ठीक है, अभी इतना सभी को समझ में आ गया। अब लेकिन सीधे 6 थोड़ी बजते हैं, सीधे 5 नहीं बजते, बीच में और भी चीजें होती हैं। 5:15 भी बजते हैं, 5:30 भी बजते हैं, 5:45 भी बजते हैं, और 6 भी बजते हैं। तो ये जो बीच का माजरा है इसको क्या कहेंगे। आज ये पीडीएफ बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है, दिक्कत क्या है समझ में नहीं आ रहा है। चलाएगा काम चलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि 5:15 या किसी भी समय में 15 मिनट अगर ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे। देखिए, मैंने आपको एक श्लोक पढ़ाया था, आचार्यात् पादमाधत्ते पादम शिष्यम स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च, पढ़ाया था ना आदि, याद है श्लोक पढ़ा था। जी भैया। तो इसमें पादम का अर्थ हमने क्या किया था, किसी भी संख्या का जो 1/4 होता है ना, चौथाई भाग, उसको हम कहते हैं पाद। ठीक है, तो अभी 60 मिनट का चौथाई भाग कितना होगा आदि, 60 मिनट का 15 मिनट, 17 मिनट। 17 कैसे होंगे, तुम 60 को 4 बराबर भागों में बांटोगे तो कितने भाग होंगे, मतलब बराबर बराबर कितने भाग, कितने कितने का भाग होगा, 15 मिनट का होगा बंधु, 15 मिनट ही होंगे भाई। ठीक है, तो 60 मिनट का पाद आपसे अगर पूछा जाए तो वो होगा 15 मिनट। ठीक है, 60 मिनट का पाद भाग कितना होगा, 15 मिनट। अब आपको कहना है कि 5:15। ठीक है, मतलब हमारे पास 5 पूरे बज गए हैं और 15 मिनट उसमें एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कह देते हैं सपाद। पाद वर्ड आपने पढ़ा था, उसमें सा जोड़ दिया, सा का मतलब हो गया सहित, कि सहित 15 मिनट सहित 5, 15 मिनट सहित 5, तो उसको हम संस्कृत में कह देते हैं सपाद पंचवादनम।
6:15 बजे हुए हैं तो हम कहेंगे सपाद षड्वादनम। 7:15 बजे हुए हैं तो उसको हम कहेंगे सपाद सप्तवादनम। 11:15 बजे हुए हैं तो कहेंगे सपाद एकादश वादनम। चलिए किसी से पूछ लेते हैं कि सिद्धि आप बताएंगी, अगर 4:15 बजे हुए हैं तो आप क्या कहेंगे? सपाद चत्वारी वादनम। चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, गलत सवाल ही गलत पूछ लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इसको हम कहेंगे चतुर्वादनम, है ना। एक वादनम, द्विवादनम, सुन लेना ध्यान से, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम। त्रीणी वादनम नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे त्रिवादनम। फिर चत्वारी वादनम नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे चतुर्वादनम। ठीक है, फिर होगा पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम और दशवादनम। एकादश वादनम, द्वादश वादनम। आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ त्रीणी वादनम की जगह त्रिवादनम हो रहा है, चत्वारी वादनम की जगह चतुर्वादनम हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सपाद चतुर्वादनम उसको कहेंगे। 10:15 को हम कहेंगे सपाद 10 वादनम। ये हुआ 15 मिनट ज्यादा वाली। अब 10:30 भी बजते हैं, 6:30 भी बजते हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे सार्ध। मतलब किसी भी चीज का जो 1/4 है उसको कहते हैं पाद, और जो आधा है तो आधे को आप अर्ध कहते हैं, अर्ध। आधे को हिंदी में भी अर्ध कहते हैं, तो उस अर्ध के साथ हम उसको कह देंगे सार्ध। वहां सपाद था, यहाँ सार्ध कह देंगे। तो 5:30 को हम कहेंगे सार्ध पंचवादनम। 6:30 सार्ध षड्वादनम। 4:30 बजे होंगे तो क्या कहेंगे गायक 4:30 को? सार्ध चतुर्वादनम। बराबर, सार्ध चतुर्वादनम। 12:30 बजे हुए हैं तो सार्ध द्वादशवादनम। ठीक है, अभी 10:15 बजे हुए हैं तो सापद दशवादनम। सपाद, सपद नहीं, सपाद। सपाद सपाद दशवादनम। संकित जी भैया। कितने बजे उठते हो? 5:30। 5:30? क्या कहोगे 5:30 में? सार्ध पंचवादनम। और अगर पूरा वाक्य कहना है कि मैं 5:30 बजे उठता हूँ, तो पूरा वाक्य क्या बोलोगे? अहम अहम सार्ध पंचवादनम। उठने के लिए कैसे? उत्तिष्ठामि। वाक्य होगा अहम सार्ध पंचवादने। वो वादने हो जाता है जहाँ हम हमेशा वाक्य प्रयोग करते हैं, सार्ध पंचवादने। ठीक है, म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ, सपाद की बात हो गई, सार्ध की बात हो गई। अभी लेकिन 11:15, 11:15, 11:10, तो ये पौने का चक्कर और रह गया। क्या कहेंगे इसको? देखिए आसान है। अभी हमने कहा कि किसी भी संख्या का जो 1/4 है उसको पाद कहते हैं। जब आपको कहना है कि भाई साहब 5:45 बजे हुए हैं, 5:45, 5:45 मतलब 6 बजने में 15 मिनट कम है। तो जब 6:15 हो जाएंगे तब तो आप कह देंगे उसको सपाद षड्वादनम, है ना, कि 6 हैं और उसमें सपाद हमारे पास एक्स्ट्रा है, 15 मिनट एक्स्ट्रा है। लेकिन अभी क्या है, 5:45 जब बजे हुए हैं तब हमारे पास 15 मिनट कम है। तो उस कम को बताने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऊन, और पाद और ऊन जब इसको हम मिला देते हैं तो बन जाता है पादोन। तो आप इतना समझ सकते हैं कि पादोन का मतलब होता है 15 मिनट कम। ठीक है, पादोन का मतलब क्या होता है? 15 मिनट कम। तो 5:45 मतलब 15 मिनट कम है 6 बजने में, तो इसको हम कहेंगे पादोन षड्वादनम। ध्यान रखना, संख्या तो है 5:45, लेकिन यहाँ हम कहेंगे षड्वादनम। क्यों कहेंगे? क्योंकि 15 मिनट कम किस में है? 6 बजने में।
तो इसलिए हम इसको कहेंगे पादोन षड्वादनम। 6:45 को कहेंगे पादोन सप्तवादनम। 7:45 को कहेंगे पादोन अष्टवादनम। 8:45 को कहेंगे पादोन नववादनम। पूछ लेते हैं आप ही लोगों में से किसी से बाकी की चीजें। अथर्व सुन रहे हैं क्या मुझे? अच्छा, Realme C11 आए हुए हमारे साथ। Realme C11 जरा अपने आप को अनम्यूट करेंगे? अनम्यूट करो बंधु। भाग गया हो। नाम तो बता दे भाई, क्या है तेरा? Realme C11 नहीं चलेगा क्या? सर्वज्ञ। हाँ भैया। 7:15 को क्या कहोगे? 7:15 को पादोन षट्वादनम। और 6:45 को? 6:45 को भूल गया भैया जी। लिखा हुआ है सामने, लिख ले। हाँ एक बार बोलना भैया जी। अरे लिखा हुआ है सामने, देख लेना। पादोन अष्टवादनम। अष्टवादनम होगा? 6:45 का मतलब, 6:45 का मतलब कितना? 6:45 की 7:45? 6:45। हाँ, पादोन सप्तवादनम। पादोन सप्तवादनम। देवांश। हाँ भैया जी। पादोन अष्टवादनम का मतलब क्या होगा? 7:45 नहीं 7:45। हाँ, पादोन दशवादनम का मतलब क्या होगा? 9:45। 9:45। और सार्ध नववादनम का मतलब क्या होगा? सार्धम वादनम, सार्धम 10:30। सार्ध नववादनम 9:30। 9:30। ठीक है, तो ये हुई आपके समय के बारे में बात। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। हमने सबसे पहले संख्याएं सीखी। संख्याएं सीखने के बाद हमने समय सीखा। सम्यक। जी भैया। होमवर्क नहीं आया आपका? हाँ आज वाला नहीं आया, कल भेज दूंगा। नहीं, कल वाला भी नहीं आया ना? कल वाला तो भेज दिया था। किस नाम से भेजा है? सम्यक के नाम से ही, जो आपने कल वो भेजे थे ना शब्द रूप। अच्छा, शब्द रूप तो भेज दिए थे। हाँ, पहला अभ्यास। पहला अभ्यास और दूसरा अभ्यास नहीं आया, वो दोनों एक साथ भेज दूंगा। एक साथ भेजोगे? चलो ठीक है। कितने बजे उठते हो? 9:45। हाँ 9:45 को उठते हो? हाँ। भैया बोलिए जरा, संस्कृत में बोलिए। 9:45 को संस्कृत में पूरा षोडश पूरा वाक्य ही संस्कृत में बोलो। पादोन दश वादनम। पादोन 10 तो बंधु कितना हो गया? 9:45 ही तो हुआ। पादोन नहीं हाँ पादोन दश वादनम, यही तो। सही कह रहे हो। लेकिन मैं थोड़ा सा शौक में इसलिए हूँ क्योंकि तुम 9:45 को उठते हो, तब तक क्या करते हो? तब तक सोता हूँ। क्या कहते 9:45 को उठते हो तो उसके पहले सो रहे होगे। लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये था कि तब तक मतलब कुछ नहीं, बहुत जल्दी उठ जाते हो, मतलब कहने का ये था। ठीक है, रहने दो। हाँ। तो ये जो संख्याएं हमने सीखी और समय हमने सीखा, ये हमने इसलिए सीखा है ताकि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी दिनचर्या क्या है तो आप लोग संस्कृत में बता सकें। ठीक है, क्रियाएं आपको पता है ना? आप दिन भर में क्या करते होगे? या तो सोते होगे। अच्छा, सोने के लिए क्रिया नहीं पता, चलिए सोने के लिए बता देता हूँ। शयनम करोमि ऐसा कहेंगे आप। सोने के लिए आप कहेंगे शयनम करोमि। इसके अलावा सारी क्रियाएं आपको पता है। जाने के लिए गच्छामि, है ना? उठने के लिए उत्तिष्ठामि, बैठने के लिए उपविशामि, खाने के लिए खादामि, पीने के लिए पिबामि, घूमने के लिए भ्रमणम करोमि कह सकते हो। ठीक है, घूमने के लिए कहोगे भ्रमणम करोमि। और किसी को कुछ पूछना पूछ लेना। बाकी कभी मैं आपसे ज्यादातर तो कल ही पूछूंगा, किसी की भी दिनचर्या पूछूंगा कि भाई आप अपनी दिनचर्या बताओ, तो आपको संस्कृत में सारी दिनचर्या बतानी है। अभी कोई प्रयास करना चाहेगा कि मैं संस्कृत में अपनी दिनचर्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? कोई तो होगा। एका सूरवीर
एक ही सूरवीर है बस सर्वज्ञ। बोलो भाई। बस थोड़ी कच्ची कच्ची है। हाँ कच्ची कच्ची चलेगी, कोई बात नहीं। अहम षट्वादनम उत्तिष्ठामि। हाँ देखो, इसमें एक बात का ध्यान रखना, जब आप कहेंगे कि मैं इतने बजे उठता हूँ तो वो षड्वादनम का षड्वादने हो जाएगा सभी जगह। जब भी आप बोलेंगे कि मैं इतने बजे ये काम करता हूँ तो वादने, सप्तमी में जो बनता है ना वादने, वो वादने का यूज करना है। चलो अभी बोलो। अहम षट्वादने उत्तिष्ठामि। फिर तदनंतरम, उसके बाद तदनंतरम, तदनंतरम अहम मंदिर के लिए क्या आता है भैया? मंदिरम ही कहते हैं। अहम मंदिरम गच्छामि। बराबर। उसके बाद तदनंतरम अहम सार्धदशवादने कक्षा लेने के लिए क्या आता है? कक्षाम पठामि। सार्धदशवादने कक्षाम पठामि। अरे देखो, इसमें आप एक और चीज अगर ऐसे बोलना चाहते हैं कि मैं 10:30 से लेकर 11:45 तक, है ना, ऐसा अगर कहना है तो आप इसके लिए फिर थोड़ा सा सेंटेंस बदल जाएगा। फिर जो वादन शब्द है इसकी पंचमी विभक्ति का आप यूज करेंगे कि 10:30 आरभ्य। 10:30 आरभ्य, आरभ्य मतलब लेकर, 10:30 से लेकर, और कहाँ तक? मान लो आप 11 बजे तक पढ़ते हैं तो एकादश वादनम यावत, आरभ्य यावत, आरभ्य यावत। यहाँ पंचमी हो जाएगी वादनात् आरभ्य और वादनम यावत। चलो बोलो आगे बोलो भाई। तदनंतरम अहम भोजनम करोमि। तदनंतरम अहम क्रीडामि। किम क्रीडति? क्या भैया जी आपकी आवाज साफ नहीं है। किम किम क्रीडति? क्रीडायाः नाम किम? क्रिकेट। क्रिकेट क्रीडा वा? अस्तु तर्हि तदनंतरम अहम सोने के लिए शयनम करो। बहुत जल्दी सो गया भाई, तूने दिन में कुछ किया ही नहीं। सुबह उठा, मंदिर गया, खाना खाया, संस्कृत में बोलना नहीं आ रहा हो। अच्छा और ज्यादा तो चलो ठीक है, कल प्रैक्टिस करके आना। सोच लेना दिन में क्या क्या करते हो, ठीक है? ऐसे ही नहीं करना भाई, सब लोग ऐसे ही करते हो, सुबह उठे, खाना खाया, खेला, सो गए। और कुछ अगर नहीं भी करते हो तो बोलने के लिए मन से सोच लेना थोड़ा बहुत, ठीक है? सम्यक का तो 9:45 बजे उठता होगा, खाना खाता होगा, फिर दोपहर के लिए सोता होगा, फिर खेलता होगा, फिर शाम को फिर सो जाता होगा। ठीक है, तो ऐसे मत करना, मन से दिनचर्या झूठी झूठी बना लेना, ठीक है? तो ये आज का पाठ था। हमने संख्याएं सीखी, संख्याओं से कितने बजे क्या होता है वो सीखा, और उससे दिनचर्या को बोलना सीखा। तो आज के लिए कुछ खास होमवर्क नहीं है। जिनका पुराना होमवर्क पेंडिंग है वो होमवर्क पूरा करें। और हाँ, आज हमने बहुवचन याद करने को दिए हैं तो बहुवचन याद कर लें। आप लोगों को अकारांत पुल्लिंग शब्द और अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों की सभी विभक्तियों के सभी वचन याद हो गए हैं या कल तक हो जाएंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अब किसी का प्रश्न हो तो वो रुकें, बाकी जा सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो जा सकते हैं। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं हमारे साथ वो रुकें, तो उनको थोड़ा सा 5-10 मिनट में कुछ पिछला कवर करने के लिए सिखाएं। प्रश्न दिखाई दे रहे हैं मुझे, बोलो भाई आयुष। भैया जी एक्सरसाइज को क्या कहेंगे संस्कृत में? व्यायामम। व्यायामम। भैया जी इसको, इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? मैं 4 से 5 लाइब्रेरी में पढ़ने जाता हूँ। अहम चतुर्वादनात् आरभ्य। भाई जहां से लेकर आपको कहना है वहां पंचमी लगा दो और आरभ्य का यूज करो। चतुर्वादनात् आरभ्य, फिर कहां तक? पंचवादनम यावत। चतुर्वादनात् आरभ्य पंचवादनम यावत
पुस्तकालये पठामि। स्वयं बोलिए। भैया मैं ये कह रहा था, मुझे प्रश्न नहीं है, मैंने होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि भैया मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है, शिखर में हूँ अभी मैं। कोई बात नहीं, यात्रा करो और मेरा भी नमस्कार पहुंचाना वाला है। जी हाँ जी अनिका। भैया एक बार 17, 18 और 19 वाला रिपीट कर दो ना नंबर्स, उनको क्या कहते हैं? सप्तदश अष्टादश है ना, यहाँ पे अष्टदश नहीं होगा, अष्टादश होगा। और 19 को कहेंगे नवदश है ना। यहाँ ध्यान रखना सभी लोग, विसर्ग नहीं है, अष्टादशः नहीं लिख देना, नहीं बोल देना, नवदशः नहीं लिख देना। चलिए प्रियांशु, हाँ बंधु ठीक है, सम्यक ठीक कह रहे हो, विसर्ग नहीं है वहां पे। हाँ प्रियांशु। भैया जी कल का होमवर्क क्या है? कल का होमवर्क कुछ नहीं है, बस आपको अपनी दिनचर्या तैयार करके आनी है, और अगर पुराना होमवर्क नहीं किया हो या गलत किया हो तो उसको ठीक कर लेना। पूरा सही है भैया जी। पूरा सही है तो ठीक है, बस ये दिनचर्या की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी बहुत, ठीक है। कल पूछूंगा मैं आपसे कितने बजे उठते हो? मैं हाँ 6 बजे उठ जाता हूँ, कभी 5:30 पर। सीखो, सम्यक सीखो। बोलो भैया रियंत। भैया जी जो सुबह के 12 बजे तक AM होता है और उसके बाद PM हो जाता है, तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अपराह्न और पराह्न। पराह्न, अपराह्न, पराह्न लिख के बता दूंगा कल, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। बीच वाले को बोलते हैं मध्याह्न। बोलो भाई सिंगाई जी। भाई साहब सुबह 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक मैंने अभ्यास किया, उस क्या बोलूं? प्रातः काले, सुबह प्रातः काले 5:30 आरभ्य। भाई साहब 5:30 नहीं 5। अच्छा 5 आरभ्य कितने बजे तक किया भाई? 8। 8 यावत् अहम अभ्यासम करोमि, ठीक है। अथवा किया, भूतकाल का ही बोलना है तो कृतवान, भूतकाल को भी पढ़ा है नहीं है हमने, पढ़ेंगे अभी तब बताऊंगा आपको, कृतवान का यूज करेंगे। ज्ञायक बोलो भाई। गिरता शब्द को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कौन से शब्द को? गिरता। समझ नहीं आया। गिरता है। गिरता, गिरता के लिए हमारे पास धातु है, पत धातु है, और उसके रूप चलेंगे पतति, पततः, पतंति, पतसि, पतथः, पतथ, पतामि, पतावः, पतामः, ठीक है। वृषभ। पंडित जी बनाने के लिए शब्द कौन सा है? बनाते हो? अगर खाना बना रहे हैं तब तो पच धातु का यूज करेंगे, ठीक है। और खाना के अलावा कुछ और बना रहे हो तो फिर धातु बदल जाएगी, ठीक है। अगर घर बना रहे हो पंडित जी मुझे और एक प्रश्न। हाँ हाँ मैं बोल रहा था, आपने जो वाक्य बताया कि तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो, तो यहाँ पे आंसर ये भी आता है कि यूयम राज्यम रक्षत। हाँ बराबर, यूयम राज्यम रक्षत। आ सकता है ये आंसर? हाँ यूयम राज्यम रक्षत, क्या आ सकता है आंसर? बात सुन लो, दोनों वाक्य सही हैं। यूयम राज्यम रक्षत ये वाक्य भी ठीक है, और यूयम राज्यस्य रक्षाम कुरुथ, ठीक है। यूयम राज्यस्य रक्षाम कुरुथ ये वाक्य भी ठीक है। पर ये मैंने बोला वो आंसर राइट है ना पंडित जी? राइट यूयम बराबर है, ठीक है। आपने जो होमवर्क भेजा है उस पर एक बार आप अपनी तरफ से कोई कमेंट लिख दो तो मेरे पास शो होने लगेगा, मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपका होमवर्क वृषभ, ठीक है। समिकित बोलिए। भैया मैं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दुकान पर बैठता हूँ, और मतलब लेकर के कैसे बनाएंगे? तुम ही बता रहे हो इसलिए तुम्हें होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता। नहीं भैया वाक्य बनाना। वाक्य बता रहे हो, हाँ। तो आप कितने बजे से दुकान में बैठते हैं? 12 बजे से? हाँ मतलब पापा को छोड़ने के लिए।
दशवादनात् आरभ्य, ठीक है, कितने बजे तक? 3 बजे तक। जी भैया। त्रिवादनम यावत अहम आपणम आपणे आपण आपण बोलते हैं दुकान को, आपणे गच्छामि। एक बार फिर से बोलो, नेटवर्क अटक गया था। ठीक। हाँ भाई सम्यक बोलो। ये जयपुर में कल कितने बजे उठा देते हैं? क्या? जयपुर में कितने बजे उठा देते हैं सुबह? मैं जयपुर में रहता नहीं हूँ और ना ही जयपुर में वैसे ही। जब मैं वहां पढ़ता था तब तो 6 बजे उठा देते थे। उठाने आता था ना कोई, अपने हाँ। आप तो नहीं उठाना, कोई दिक्कत। उठाने आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। अगर आप नहीं उठते हैं तो तरीके से उठाया भी जाता है, उसकी चिंता मत आप मत करो। ठीक है, बस यही पूछना था। चिंता की बात नहीं है, आदत छूट जाएगी, तुम सुधर जाओगे, तुम स्माना कर। ओके ठीक है, ठीक है। श्रेयांश बोलिए। भैया जी आप हाँ आपसे प्रश्न था कि जैसे आपने थोड़े दिन पहले वाक्य देते वे दोनों जहाँ जाते, इसमें जहाँ के लिए क्या आता संस्कृत में शब्द? यत्र। यत्र। ठीक है भैया जी। हमने अव्यय पढ़े थे श्रेयांश। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, यत्र मतलब जहां, कुत्र मतलब कहाँ, सर्वत्र मतलब सब जगह, और एकत्र मतलब एक जगह। ठीक है, सर्वज्ञ का श्रेयांश का ही प्रश्न हो गया। और किसका बाकी है? ये जिनके हाथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनका प्रश्न हो गया है वो नीचे कर लो। फिर भी अगर किसी का बाकी है तो मुझे। हाँ भाई सिंघई जी बोलो। भाई साहब इसकी पीडीएफ भेज देना ग्रुप पे। ठीक ठीक ठीक, पीडीएफ भेज देना। बस चलिए, ये हुई इन लोगों की बात। अब जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, सृष्टि और सिद्धि, आप लोगों को वाक्य दिए थे मैंने। सृष्टि, तो आपसे मैंने कहा था आप अभी उसमें कर्ता और क्रिया का ही यूज करें, है ना, सिर्फ कर्ता और क्रिया का ही यूज करें। आपने उसमें कर्म को लगाने का प्रयास किया, इसलिए वाक्य थोड़े से गलत होते हो गए, है ना। अभी आप उसमें कर्म नहीं लगाते, सिर्फ क्रिया और कर्ता का ही यूज करते ना। सह गच्छति, त्वम पठसी। अभी मैं आपको कोई भी कर्ता बोलूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पठ जो क्रिया है ना, उस पठ क्रिया का कोई रूप बोलना है। एक मिनट, अनिका आपका कोई प्रश्न है क्या? बोलिए। एक बार 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे इनका भी रिपीट कर देना। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। ठीक है, उसके बाद आगे आसानी है, जो संख्याएं हैं उसके बाद वादनम जुड़ दो। पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। हाँ, सृष्टि और सिद्धि। अभी पहले सृष्टि की प्रश्न, आपके बैकग्राउंड बहुत शोर आ रहा है सृष्टि, मैं नहीं पूछ पाऊंगा ऐसे में तो। चलिए तब तक सिद्धि से पूछ लेते हैं। मैं कर्ता बोलूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पठ क्रिया जो है उसका यूज करना है। ठीक है, अहम, अहम पठामि, त्वम, त्वम त्वम पठसि, ते, ते पठन्ति, वयम, वयम वयम पठामः, वयम पठामः। ठीक है, बराबर है। अब आज का जो लेसन आपका है वो ये है, ये याद हो गए, आपने याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो ये क्रियाएं और ये कर्ता जो अभी सह, तौ, ते, त्वम, एवं, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इनको याद कर लीजिए। और एक किसी क्रिया को याद करेंगे तो बाकी क्रियाएं आपको अपने आप याद हो जाएंगी। अब आज जो आपको समझना चाहिए वो ये है, जो अभी विभक्तियों की बात मैं कर रहा था, है ना, अभी इन लोगों को जो विभक्तियां दिखाई थी वो ही आपको याद करनी पड़ेंगी।
वृषभ कुछ प्रश्न है आपका, बोलिए। पंडित जी मैंने आपको आप कमेंट डाली थी तो देखो ना वो आया का। आ गया आ गया आ गया। हाँ पंडित जी। हाँ जा सकते। हाँ तो मैं कह रहा था कि आज का जो आपका लेसन है वो ये शब्द रूप जिनका भी हम यूज कर रहे थे क्लास में, वो शब्द रूप ही आपको याद करने हैं। इसमें से दो चीजें आपको बस समझनी है पहले। अभी हम सिर्फ दो का ही क्योंकि यूज कर रहे हैं। देखिए कहाँ गई ये आपको याद करने होते हैं। अब पहले ये सीख लीजिए कि इनका यूज हमें कहाँ करना होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया होती है। आज एक चीज और उसमें ऐड कर लीजिए, कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। क्रिया के बारे में आपने समझ लिया, गच्छति, पठति, लिखति, हसति, ये सारी क्रियाएं हैं। कर्ता मैंने अभी आपको बताए हैं, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। लेकिन इनके अलावा भी तो कर्ता होंगे। जैसे कल मैंने आपको वाक्य दिए थे कि भाई सिद्धि पढ़ रही है, सृष्टि पढ़ रही है, राम जाता है, नयन खाता है, सम्यक पढ़ता है, इस प्रकार के भी वाक्य होंगे। तो ये जो सारे शब्द हैं, राम है, सम्यक शब्द है, वृषभ शब्द है, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये भी जहाँ पे कर्ता होंगे। तो इसका जो कर्ता होता है, जो भी शब्द हमारा कर्ता होता है, उस कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं। आप समझ लीजिए पहले तो विभक्ति क्या होती है। विभक्ति संस्कृत में जो विभक्ति है वो चीज है जिसकी वजह से हम शब्दों से अर्थ निकाल पाते हैं। विभक्ति क्या है कि विभक्ति वो चीज है जिसकी वजह से हम शब्दों से अर्थ निकाल पाते हैं। जैसे सिर्फ राम लिखा हुआ है, उस राम से मैं कोई अर्थ नहीं निकाल पाऊंगा कि इस राम का अर्थ मुझे राम ने करना है, इस राम का अर्थ मुझे राम को करना है, इस राम का अर्थ मुझे राम के लिए करना है, इस राम का अर्थ मुझे राम का करना है। सिर्फ राम शब्द से ये कोई भी अर्थ मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है। ये अर्थ मुझे ख्याल में आए इसके लिए संस्कृत में है विभक्तियां। ठीक है, कितनी विभक्तियां हैं? तो 7 विभक्तियां हैं। और एक ये आप लास्ट में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं संबोधन। संबोधन किसी को एड्रेस करना होता है ना, जब उसे कहते हैं संबोधन, है ना। जैसे हम कहते हैं हे भगवान, हे महावीर, तो ये वो संबोधन है। और इसके अलावा ये 7 विभक्तियां हैं। इन 7 विभक्तियों में से अभी हम सिर्फ 2 का यूज सीख रहे हैं, एक प्रथमा विभक्ति का और एक द्वितीय विभक्ति का। अभी मैंने आपको बताया प्रथमा विभक्ति का यूज हम करेंगे कर्ता के साथ, मतलब जो भी हमारे वाक्य में कर्ता होगा उस कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, और जो उस वाक्य में कर्म होगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। इतना क्लियर हुआ? कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इस वाक्य में कर्ता क्या है और इस वाक्य में कर्म क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इस वाक्य में कर्ता कौन है और वाक्य में कर्म कौन है। जब हमें ये पता होगा तभी तो हम उसमें विभक्ति लगाएंगे। तो इसको पता करने के लिए हमने थोड़ा सा एक ट्रिक बना रखी है, वो ये है कि किसी भी वाक्य में, हिंदी का वाक्य आप लें, उस हिंदी के वाक्य में सबसे पहले आप क्रिया को ढूंढ लें, है ना, वर्ब जो है उसको ढूंढ लें। और उस वर्ब से जब आपको अगर पता करना है कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो उस क्रिया के साथ प्रश्न कीजिए, क्रिया से प्रश्न कीजिए। क्या प्रश्न करना है, क्रिया से क्या क्वेश्चन पूछना है, उससे पूछिए कौन। क्या पूछना है? कौन। कैसे? जैसे वाक्य, अभी सिंपल सा वाक्य देता हूं कि नयन पढ़ता है। वाक्य इतना है, नयन पढ़ता है। सबसे पहले आपने इस वाक्य में क्रिया देख ली, पढ़ता है, ये क्रिया हमारे पास है। आप पूछिए कौन पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया के साथ आप कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, कौन पढ़ता है। इसका आंसर जो आएगा, आंसर आ जाएगा नयन। जो भी आंसर आ रहा है वो हो जाएगा आपका कर्ता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए अभी क्लियर है तो मैं एक वाक्य देता हूँ, ठीक है, इसका बताना। सिद्धि, मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है। अभी जो हमने ट्रिक समझी ना, इस पे अप्लाई करके इसमें से कर्ता निकालिए।
अहम अ, नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ इस वाक्य में कर्ता क्या है। मुझे भूख लग रही है, इस वाक्य में कर्ता क्या है? अभी जो ट्रिक हमने समझी उससे उससे लगा के बताइए। भूख कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्रिया देख ली, लग रही है, ठीक है, ये लग रही है क्रिया है। अब पूछिए कौन लग रही है, तो उत्तर आएगा भूख लग रही है। फिर प्रश्न अगर आप ये करेंगे किसको लग रही है, तो उत्तर आएगा मुझको लग रही है। तो ये किसको पूछने का जो आंसर आता है वो होता है कर्म। तो बात ये हुई कि क्रिया से आप कौन लगाकर प्रश्न अगर पूछेंगे, उसका जो आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा कर्ता। और क्रिया से आप किसको किसको भी पूछ सकते हैं अथवा क्या ये भी पूछ सकते हैं। दो प्रश्न पूछ सकते हैं, किसको या क्या। इनका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कर्म, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने वाक्य बोला था कि नयन पढ़ता है। अब इसमें ऐड कर दूं मैं कि नयन पुस्तक पढ़ता है। अब आप इस पे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे कौन पढ़ता है, तो उत्तर आ जाएगा नयन पढ़ता है, नयन उसका कर्ता हो जाएगा। अब आप पूछेंगे किसको पढ़ता है या क्या पढ़ता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा कि पुस्तक को पढ़ता है ना। तो जो पुस्तक है वो कर्म आ जाएगा। अभी आपने जैसे जो वाक्य मुझे भेजे थे तो उसमें आपने लिखा है रामः विद्यालय गच्छति, राम विद्यालय जाता है, ऐसा वाक्य है। राम स्कूल जाता है। अब आप पूछेंगे कौन जाता है, उत्तर आ जाएगा राम जाता है। कहाँ किसको जाता है, किसको जाता है, विद्यालय को जाता है। तो विद्यालय जो है वो कर्म हो जाएगा। कर्ता आपने पहचान लिया, कर्म आपने पहचान लिया। अब आपको जब संस्कृत के अनुवाद करते टाइम आपको बताना है कि ये कर्ता है और ये कर्म है, तो हम कैसे बताएंगे कि कर्ता में लगा देंगे हम प्रथमा विभक्ति और कर्म में लगा देंगे हम द्वितीय विभक्ति। कर्ता में लगा देंगे प्रथमा विभक्ति और कर्म में लगा देंगे द्वितीय विभक्ति। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है ये कर्ता है और जिसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है ये कर्म है, ठीक है। तो आपने जो वाक्य भेजा था रामः विद्यालय गच्छति, अब द्वितीय विभक्ति ये है द्वितीय। राम का रामम, बालक का बालकम, जनक का जनकम। तो विद्यालय का क्या होगा, विद्यालयम, ठीक है, विद्यालयम। पुस्तकालय का क्या होगा, पुस्तकालयम। भोजनालय का क्या होगा, भोजनालयम, ठीक है। तो अब आपको जो है ये याद करने होते हैं सारी विभक्तियां। अभी तो हम सिर्फ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे हम तृतीया पर भी आएंगे, चतुर्थी पे आएंगे, पंचमी पे आएंगे। अभी इनकी चर्चा मैंने बाकी बच्चों से भी नहीं की है, तो अभी इन पे आप इनकी चिंता अभी आप मत करें। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति अभी आपको याद करनी है। लेकिन सर हाँ, हमेशा ये कर्ता और कर्म के साथ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आती है। हमेशा हाँ, कर्ता के साथ हमेशा प्रथमा होगी, कर्म के साथ हमेशा द्वितीय होगी। हाँ, लेकिन जैसे आपके इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, वैसे ही यहाँ संस्कृत में भी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। वहां थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा, अभी उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। अभी आप यही मान के चलिए कि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा राम शब्द हो, बालक शब्द हो, जनक शब्द हो, कुछ अलग शब्द भी हो सकते हैं, जैसे सिद्धि शब्द है, सृष्टि शब्द है। तो इनकी जो विभक्तियां चलाएंगी वो क्या राम की तरह चलेंगी। जैसे रामः रामम चल रहा है वैसे सृष्टि ही सृष्टिम चलेगा, सिद्धि ही सिद्धिम चलेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास है हम डिसाइड करते हैं कि ये वर्ड किस प्रकार का है। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं लिखा हो अकारांत पुल्लिंग, क्या लिखा है, अकारांत पुल्लिंग, ठीक है। मेरा नेट खत्म हो गया है, तो जैसे कल मैं गया था आज लेफ्ट हो सकता हूँ। अभी तो आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, हाँ आ रही है। मैं कहता है यहाँ आप देख रहे हैं अकारांत लिखा हुआ है। इस अकारांत का मतलब क्या है
कारांत का मतलब अभी आ रही है आवाज? कोई तो बोलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं आ रही है, कल पढ़ेंगे। हाँ, आवाज आ रही है? हाय। अब आ रही है। वीडियो रिकॉर्ड पे है? ओ। चल हटा फिर छोड़। हाँ बाय। चाट पाई हो।